हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का स्टडी ग्लोब्स पर। और आज हम लोग करने वाले हैं बैंकिंग अवेयरनेस सितंबर मंथ में पार्ट 1 को। इससे पहले हम लोगों ने प्रीवियस मंथ को ऑलरेडी कवर किया है। आप लोगों ने अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर उन लेक्चर्स को कवर कीजिएगा, काफी आप लोगों को फायदा मिलेगा बैंकिंग के करंट अफेयर को कवर करने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सितंबर के पार्ट 1 को। पहले क्वेश्चन के साथ में हम लोग शुरुआत करते हैं कि विच कंपनी हैज रिप्लेस्ड पेटीएम एज द लेटेस्ट स्पॉन्सर ऑफ द बोर्ड ऑफ काउंसिल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई के अंदर जो है वो रिसेंटली पेटीएम की जगह ली है। किसने? मास्टर कार्ड के द्वारा ये जगह ली गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि मास्टर कार्ड या फिर हम लोग कहते हैं कि दूसरे जितने भी कार्ड्स के ऊपर लिखा हुआ है मास्टर मैस्ट्रो, ये बेसिकली पेमेंट ट्रांजेक्शन को सिक्योर बनाते हैं। मान लीजिए कि कस्टमर है और एक बैंक है, इन दोनों के बीच में पेमेंट होना है, या तो कस्टमर से बैंक के अंदर या फिर बैंक से कस्टमर पे या फिर कस्टमर टू कस्टमर। जब भी कोई पेमेंट होता है तो उसको एक सिक्योर ट्रांजैक्शन के रूप में ये कंपनीज जो है वो एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं। तो पेटीएम के जो फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा, उनको रिप्लेस करते हुए मास्टर कार्ड जो है वो अब जगह बना चुका है बीसीसीआई के अंदर। तो बीसीसीआई के द्वारा आयोजित सभी अंतर्राष्ट्रीय और जो डोमेस्टिक मैचेस के शीर्षक प्रायोजकों के रूप में पेटीएम की जगह लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और मास्टर कार्ड जो है वो अब इसकी जगह लेगा। 2023 तक ये पूरे कंट्रोल जो है उनको ट्रांसफर किया जाएगा। पेटीएम जो है वो जुलाई की समय सीमा को फिर से सौंपने का अनुरोध करने से चूक गया था। मतलब पेटीएम के साथ में जो भी टर्म एंड कंडीशंस थी उन सारी रिपोर्ट्स को वो सबमिट कराने के अंदर ऑलरेडी जुलाई में करवानी थी, उस समय सीमा के अंदर नहीं करवाया गया और फिर बाद में क्या किया गया, इसको रिप्लेस कर दिया गया। तो पेटीएम से रिप्लेस किया गया है मास्टर कार्ड को। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी हैज गॉट द लाइसेंस ऑफ डायरेक्ट इंश्योरेंस ब्रोकर बाय IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, और इसके द्वारा क्या किया गया है, वो एक इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा प्रत्यक्ष बीमा ब्रोकर का लाइसेंस प्राप्त हुआ है। क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड्स मार्क इंश्योरेंस। बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारे इंडिया के अंदर जितने भी इंश्योरेंस किए जाते हैं, जितना भी बीमा किया जाता है, वो रेगुलेट किया जाता है IRDAI के द्वारा। कई बार आप लोग देखते होंगे कि इंश्योरेंस की जो रकम है उसको क्लेम किया जाता है, लेकिन जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, मान लीजिए क्लेम से संबंधित है, इंश्योरेंस से संबंधित हैं, जितने भी ये क्लेम्स जो हैं या डिस्प्यूट हैं वो IRDAI के द्वारा सुलझाए जाते हैं। तो लॉर्ड्स मार्क इंश्योरेंस ने प्राप्त किया बीमा लाइसेंस। तो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA ने लॉर्ड मार्क इंश्योरेंस ब्रोकरेज प्राइवेट लिमिटेड जो है इसके साथ में बाजार जीवन और सामान्य बीमा यानी कि जनरल इंश्योरेंस उत्पादों के लिए एक सीधा लाइसेंस जो है वो दे दिया है। इस डायरेक्ट ब्रोकिंग लाइसेंस के साथ लॉर्ड मार्क इंश्योरेंस जो इंडस्ट्रीज है बीमा क्षेत्र में अपने प्रवेश के लिए आधार जो है वो तैयार करती है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए कि रिसेंटली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि सीसीआई की बात की जा रही है। इसने सितंबर 2022 में $4.7 बिलियन में निम्न में से किस कंपनी के द्वारा बिल डेस्क के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पेयू। वैसे रोजर पे जो है वो भी पेमेंट ट्रांजेक्शन के लिए काफी जाना जाता है और आज ज्यादातर रोजर पे का काफी यूज करते हैं, लेकिन पेयू भी जो है वो इसके अंदर पीछे नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर सीसीआई की बात करें तो पेयू पेमेंट के द्वारा इन्होंने IndiaIdeas.com यानी कि बिल्डेस्क की 100% इक्विटी का अधिग्रहण जो है इसको क्या कर ली है, मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित संयोजन पेयू इंडिया द्वारा इंडिया आइडियाज लिमिटेड की इक्विटी शेयर पूंजी के 100% के अधिग्रहण से संबंधित है। फिर देख सकते हैं हम लोग प्रॉस SUSNV समर्थित पेयू ने अगस्त 2021 में घोषणा की कि वह डिजिटल जो ट्रांजेक्शन्स है उसके रूप में बिल्डेस्क को 4.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अंदर खरीदेगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच बैंक हैज बीन सेलेक्टेड बाय आरबीआई फॉर द टेस्टिंग फेज ऑफ ऑन टैप एप्लीकेशन फैसिलिटी? तो रिसेंटली आरबीआई के द्वारा किस बैंक को यहां पर जो है वो चूज किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, HDFC बैंक। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि HDFC के CEO कौन है। ठीक है, तो आरबीआई की स्थापना जो है वो आप लोगों को पता है कि यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर 1935 के अंदर की गई थी, 1 अप्रैल 1935 को। और सर ऑसबॉर्न स्मिथ जो थे ये इसके पहले ब्रिटिश गवर्नर अपॉइंट किए गए थे। ठीक है, तो सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि HDFC बैंक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को नियामक के तहत खुदरा भुगतान विषय के लिए ऑन बायोमेट्रिक सैंडबॉक्स
के और प्रेसिजन टैप एप्लीकेशन सुविधाओं के तहत उनके ऑफलाइन खुदरा भुगतान और बैंकिंग के लिए इन नेट कुंजी समाधान जो है इसके उत्पादों के परीक्षण के लिए चुना गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एचडीएफसी बैंक जो है इसको रिसेंटली आरबीआई ने मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन है कि रिसेंटली विच बैंक हैज लॉन्च ए न्यू एसएमएस बैंकिंग फैसिलिटी फॉर इट्स कस्टमर। तो रिसेंटली प्राइवेट सेक्टर का बैंक है वापस से एचडीएफसी, जिसके द्वारा ये एक फैसिलिटी जो है वो शुरू की गई है। इसमें बैंक का ये दावा है कि अगर मान लीजिए ग्राहक जो है कस्टमर वो 24 घंटे बैंकिंग सेवाओं की जो है उपयोग करना चाहता है तो वो कहीं से भी इस चीज को एक्सेस कर पाएगा। तो शॉर्ट मैसेज सर्विसेज एसएमएस की फुल फॉर्म ये होती है। तो कस्टमर जो है वो 24 आवर्स कहीं से भी कभी भी जो है इसको एक्सेस कर पाएगा। हमारा सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा एचडीएफसी। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज लॉन्च इंद्रधनुष सेविंग अकाउंट एक्सक्लूसिवली फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको इंपॉर्टेंट लगाइएगा, क्योंकि जब भी ऐसे टर्म्स अगर आपको किसी क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं जिसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, थर्ड जेंडर की बात की जाती है, वुमेन्स की बात की जाती है, तो ऐसे क्वेश्चन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ESFL। ठीक है, ESAF है ना, डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रिसेंटली ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है उनके लिए एक रेनबो सहित एक सेविंग अकाउंट जो है वो लॉन्च किया है, जो होस्ट की सुविधा जो है वो प्रदान करता है। विशेष रूप से अगर हम लोग बात करें तो जितने भी डेबिट कार्ड हैं वो सुविधा इनको दी जाएगी, इसके साथ में क्रेडिट कार्ड की सुविधाएं दी जाएंगी। तो रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को अपने सभी रूपों में आवेदन के लिए एक अलग कॉलम थर्ड जेंडर का इंक्लूड करने के लिए दिशा निर्देश दे दिए हैं कि जब भी आप लोग कोई फॉर्म रिलीज करो तो उसमें आप थर्ड जेंडर का एक ऑप्शन जरूर दें। तो ये बहुत अच्छी एक इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है आरबीआई के द्वारा, बहुत अच्छा है। जबकि आप लोग देखते होंगे एप्लीकेशन फॉर्म्स जो एग्जाम के भरे जाते हैं वहां पर थर्ड जेंडर का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। चलिए, किस बैंक ने गुजरात में बैंक ऑन व्हील्स का अनावरण किया है? 7 नंबर क्वेश्चन है, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एचडीएफसी बैंक। काफी छाया हुआ है, बहुत अच्छा वर्क करा है, प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। तो बैंक ऑन व्हील्स जैसे आप लोगों ने सुना होगा कई बार, एटीएम ऑन व्हील्स का नाम सुना होगा, है ना, और भी कई जैसे रेस्टोरेंट ऑन व्हील होता है, ठीक है, लाइब्रेरी ऑन व्हील होता है। तो बैंक ऑन व्हील का जो इनिशिएटिव है वो शुरू किया गया है किसके द्वारा? एचडीएफसी बैंक के द्वारा। और ये पहली शाखा जो है, पहली ब्रांच वो कहां पर खुलने जा रही है? गुजरात के अंदर जो है वो खुलने जा रही है। तो गुजरात ने अपनी पहली अत्याधुनिक यानी कि मॉडर्नाइज बैंक ऑन व्हील जो है इसका अनावरण किया है। इसके माध्यम से जो दूर दराज गांव हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि इंक्लूसिव फाइनेंशियल सर्विसेज, गांवों को इंक्लूड किया जाएगा। रूरल बैकग्राउंड के अंदर ये व्हील्स के माध्यम से बैंक जो है उनको घर तक पहुंचेगा। इससे एक फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है वो रूरल बैकग्राउंड के अंदर तो आएगी ही, साथ में जितनी भी बैंकिंग के फैसिलिटीज हैं वो भी मिल जाएंगी गुजरात के अंदर। तो गुजरात जो है वो अपने कदम 2 आगे बढ़ा रहा है। तो गुजरात के अंदर ये बैंक ऑन व्हील की सुविधा जो है वो एचडीएफसी बैंक के द्वारा दी गई है। देखिए क्या होता है कि बैंकिंग सर्विसेज जो है इनको गांवों में पहुंचाना और पहुंचाने के बाद गांवों को इस चीज के लिए लिटरेट करना, वहां के लोग इनकी सुविधाओं के बारे में जान सकें, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इनके बारे में जान सके कि क्या जो है इनकी फैसिलिटीज होती हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूसिव के तहत ये सब के सब जो है वो कार्यक्रम किए जाते हैं। तो बैंक भी जो है इनके अंदर काफी अच्छे से इन्वॉल्व रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय समावेशन अभियान जिसको हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन कैंपेन, इसके हिस्से के रूप में सार्वजनिक जो बैंक कब तक विभिन्न राज्यों के बिना बैंक वाले क्षेत्रों में 300 शाखाएं जो हैं वो खोल पाएंगे? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दिसंबर 2022 तक। बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन को आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे? मान लीजिए कि शहरों के अंदर वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो होता है और वहां पर सारी फैसिलिटीज आपको अवेलेबल होती है। जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी क्षेत्र पर अगर खर्च करती है तो हमेशा ये कोशिश करती है कि कैपिटल जो रीजन है, अगर हम लोग बात करें कि लखनऊ में पैसा खर्च होगा, दिल्ली में पैसा खर्च होगा, जयपुर में पैसा खर्च होगा, हैदराबाद में पैसा खर्च होगा, भोपाल में पैसा खर्च होगा, लेकिन उनकी कैपिटल के आसपास की सिटी जो है वहां पर पैसा खर्च नहीं होता है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। अगर हम लोग बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन ये फाइनेंशियल इंक्लूसिव बढ़ाने की जो रीजन है वो यही है
ताकि जो कैपिटल से अदर रीजन है, रूरल जो बैकग्राउंड है, उनको बैंकिंग सर्विसेज से कैसे कनेक्ट जो है वो किया जाए। तो दिसंबर 2022 तक 300 शाखाएं जो हैं वो इसके तहत खोली जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो है वो ये लिया गया है। ठीक है, अब ये कहां पर खोली जाएंगी? जहां पर कोई बैंक नहीं है, किसी गांव के अंदर अगर बैंक नहीं है, वहां पर ये शाखाएं जो हैं वो खोली जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, 9th नंबर क्वेश्चन है, किसने और वैर उपभोक्ताओं और चैनल भागीदारों के लिए वित्त परियोजना में सहयोग जो है वो करते हैं? तो इसके अंदर हेल्प जो है वो कौन करता है? 9th नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कि एक तो एसबीआई है ना, एसबीआई बैंक भारत का सबसे बड़ा गवर्नमेंट बैंक है, ये इसके अंदर जो है वो भागीदारी कर रहा है। तो एसबीआई और वार री है ना, तो यहां पर एसबीआई आप लोग जरूर ऐड कर लीजिएगा। एक टर्म जो है यहां पर मिस है, ऑलरेडी जब मैंने क्वेश्चन को पढ़ा तो मुझे लग गया कि कोई टर्म जो है यहां से मिस है, एसबीआई। ठीक है, तो इन दोनों को आप लोग देखिएगा। तो एसबीआई और वेर रेड, अच्छा बिल्कुल, एसबीआई जो है वो तो इसमें पूछा है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, फिर तो आप लोग इसको ऐड जो है मत कीजिएगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन पूछा गया है। चलिए, तो एसबीआई जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों के लिए फाइनेंस जो प्रोजेक्ट है उनके अंदर दोनों सहयोग करेंगे, आपस में एक साथ कोलैबोरेट करेंगे। और भारत में सबसे बड़ा सोलर पैनल प्रोड्यूसर ये कौन है? ये है वेरी। ये जो है भारत के अंदर सबसे बड़ा सोलर पैनल प्रोड्यूसर है। आप लोग को ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी सोलर पैनल्स होते हैं उनका लाइफ स्पान होता है 30 साल का। 30 साल के लिए वो एक वर्किंग कंडीशन में रहते हैं, उसके बाद जो है वो पूरी तरीके से उनका काम समाप्त हो जाता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं वो हमारे इंडिया के अंदर, यानी कि डेवलपिंग नेशंस के अंदर इसको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। जितने भी सोलर पैनल्स होते हैं 20 साल वो खुद काम में लेते हैं और 10 साल के लिए डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आखिरकार उसको डंप कहां पर किया जाए, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉनिक कचरे के रूप में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आप लोग को यहां पर कवर करना है। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज बीन फाइंड बाय आरबीआई फॉर इट्स फेलियर टू कंप्लाई? तो रिसेंटली आरबीआई ने किस संस्था पर अनुपालन यानी कि विफल करने के तहत जो है वो जुर्माना लगाया है? तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो इसके अंदर हो जाएगा कि 3 एंटिटीज जो हैं वो इसके अंदर शामिल की गई है। एक तो है इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया, वूरी बैंक और इंडिया बुल्स कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड, यानी कि ऑल ऑफ दोज जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आरबीआई ने ये जुर्माना लगाया क्यों है? बेसिकली कुछ रूल्स जो हैं वो ब्रेक हुए होंगे। रूल्स ब्रेक्स के तहत ही यहां पर क्या किया गया है, ये जुर्माना लगाया गया है। और वो रूल कौन सा है? केवाईसी का। केवाईसी कराना कितना जरूरी है? ये इतना ही जरूरी है कि मान लीजिए कि कोई भी बैंकिंग फ्रॉड होता है उससे बचने के लिए केवाईसी करवाया जाता है। तो इन बैंकों के द्वारा केवाईसी यानी कि लिमिटेड टाइम के अंदर नहीं लगाई गई और इनके ऊपर 36 लाख रुपए का जुर्माना जो है वो भी लगा दिया गया है। 36 लाख रुपए का जुर्माना आरबीआई के द्वारा लगाया गया, क्योंकि आरबीआई जो है वो एक एक्ट 1934 का जो एक्ट होता है इसके तहत रेगुलेट होती है और इसमें सारे नियम जो हैं वो उल्लिखित होते हैं। तो बेसिकली इन 3 संगठनों के ऊपर 36 लाख रुपए का जुर्माना जो है वो लगाया गया है। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द 28th एडिशन ऑफ द स्टेटस रिपोर्ट ऑन इंडियाज एक्सटर्नल डेट 2021-22, what is the external debt as ratio of gross domestic product GDP as of March 2022? तो 2022 की अगर हम लोग तुलना करें तो डेट जो है वो अब कितना इंक्रीज हो चुका है, इसके बारे में अगर हम लोग जानना चाहें तो ये जो है वो 8.2% जो है वो बढ़कर अब वर्तमान में कितना हो चुका है, 620.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर, इतना जो है वो बढ़ चुका है। 28 इसका एडिशन है। तो हमारा यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 15.8 जो है ये हमारा इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के आर्थिक मामलों के विभाग में बाहरी ऋण प्रबंधन इकाई ने भारत के बाहरी ऋण 2021-22 पर एक रिपोर्ट जो है वो जारी की और ये बताया कि अमेरिकी डॉलर यानी कि 8.2% जो है वो अधिक था 2021 के अंदर। नेक्स्ट देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय बैंक के अनुसार भारत 2027 में जर्मनी और 2029 तक जापान को मौजूदा विकास दर से पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है ये बन जाएगा? तो ये रिपोर्ट जो है वो रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के द्वारा रिलीज की गई है कि हम लोग जो है वो जापान, जर्मनी, इन सबको जो है वो पीछे छोड़ते हुए तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे।
बहुत महत्वपूर्ण जो है रिपोर्ट दी गई है। ऐसी रिपोर्ट को सुनकर मन में जो है वो तसल्ली होती है कि भारत जो है वो आगे ग्रो कर रहा है। तो 2027 और 2029 का हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा, जब भारत जो है वो सबसे बड़ी यानी कि थर्ड इकोनॉमी बन जाएगा। अभी भारत की इकोनॉमी लगभग $3 ट्रिलियन के आसपास है, और $5 ट्रिलियन जब बन जाएगी तो हम लोग इनको छोड़ देंगे। अगर हम लोग चाइना की बात करें तो अप्रोक्स $8 ट्रिलियन के आसपास चाइना की इकोनॉमी है, और यूएसए की बात करें तो यूएसए जो है वो लगभग $17 ट्रिलियन के आसपास जो है वो है। और अगर भारत $5 ट्रिलियन के आसपास पहुंचता है तो तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में कितने प्रतिशत की कट ऑफ पर कल 6,872 करोड़ रुपए के अतिरिक्त टीयर 1 बॉन्ड जो है वो जारी किए हैं? तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7.75% जो है इतने ब्याज दर पर रिसेंटली क्या किए गए हैं, टीयर 1 के बॉन्ड जो है वो जारी किए गए हैं। बेसिकली बॉन्ड होते क्या हैं? बॉन्ड जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, और जिनको आरबीआई जो है वो मार्केट में रिलीज करता है, ताकि मार्केट के अंदर जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है उसको आसानी से कलेक्ट किया जा सके, और इन्फ्लेशन रेट जो है इसको कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये सारा जो है एमएसएफ वगैरह वो सारे इंस्ट्रूमेंट काम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2022 तक भारतीय स्टेट बैंक मार्केट कैप $62.64 बिलियन है। यह भारतीय स्टेट बैंक को बाजार पूंजीकरण द्वारा देश का कौन सा सबसे मूल्यवान बैंक जो है वो बनाता है? तो स्टेट बैंक जो है वैसे भी भारत का सबसे बड़ा एक गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। तो ये मान के चलिए कि अगर 5 ट्रिलियन तक ये पहुंचता है तो ये थर्ड लैंडर जो है वो बन जाएगा, तीसरा सबसे बड़ा बैंक जो है वो बन जाएगा। तो भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के मार्केट कैप को पार करके 5 ट्रिलियन करने वाला देश का तीसरा जो है वो ऋणदाता बैंक बन गया है। इसके बाद में अगर हम लोग देखें तो एचडीएफसी का नंबर आता है, और उसके बाद में आईसीआईसीआई बैंक है ना, चंदा कोचर का नाम सुना होगा। ठीक है, चंदा कोचर और दीपक कोचर की कहानी आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज पार्टनर विद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन इन रिमोट एरियाज इन सितंबर 2022? तो रिसेंटली कौन सा सोशल मीडिया ऐप है जिसने सितंबर 2022 में दूर दराज के शहरों के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है इसके साथ में साझेदारी की है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने जो है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये वेबसाइट जो है, सोशल मीडिया वेबसाइट, वो बहुत ज्यादा अब क्या बढ़ रही है, अपने उपयोग के लिए बढ़ रही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो ऐप है कू प्लस, ये क्या कर रही है, ज्यादा ही प्रमोट जो है वो हो रही है। तो कू ऐप जो है वो एक इंडियन ऐप है, आई थिंक आप लोग जानते ही होंगे इसके बारे में। तो इसको जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, और एक वित्तीय जो है इंक्लूजन के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो आप लोग देख सकते हैं कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है देश के डाक दिग्गज इंडिया पोस्ट के एक प्रभार ने भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू के साथ में जो है, कू के साथ में एक भागीदारी की है, ताकि वित्तीय समावेशन और बैंकिंग लिटरेसी जो है इसको बढ़ाया जा सके। चलिए, स्टडी ग्लोस का ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा? नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है, ये हमारा पार्ट 1 है सितंबर का। जल्दी ही जो है वो आपके लिए पार्ट 2 लाया जा रहा है। आप लोग बहुत अच्छे से बैंकिंग अवेयरनेस को कवर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग पार्ट 2 के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।